हाँ, और कुछ पूछना है आपको? हाँ, एग्जैक्टली परफेक्ट एकदम। हाँ हाँ हाँ। इसका देखो खाली आपका नाम जानना जरूरी, सॉरी, इसको आपको समझना जरूरी है, नाम आपको जानना जरूरत ही नहीं। मैं बहुत दिन तक नहीं जानता था इसका नाम, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट समझ आता था। हाँ। आप। हाँ, ये सही बात है। कोई पूछेगा। देखो ऑब्सोल्यूट का मतलब ये होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो कोई चीज अगर पूरी तरीके से कंफर्म्ड है उसी को हम बोलते हैं ना परफेक्ट, या एग्जैक्टली हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं ऑब्सोल्युटली करेक्ट। ऑब्सोल्युटली का मतलब ये है कि परफेक्ट पूरी तरीके से जो फिक्स हो उसी को बोलते हैं हम। एंड रिलेटिव का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप मूव करोगे वो उसी रिलेशन के साथ वो भी मूव करेगा। तो ये रिलेटिव को समझना बहुत आसान है, अगर आप दो कॉलम मूव कर रहे हो तो रिलेटिवली वो भी दो कॉलम ही मूव करेगा। तो इस तरह से आप उसका नाम याद रखोगे, ठीक है। हमने देखो कल क्लियर कर लिया था हमने सम इफ्स तक, है ना। देखो सम इफ काउंट इफ ये जरूर पूछा जाता है। अब इसे बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, मैं डी काउंट काउंटा की तरफ। अब अगर ना आपको कुछ पूछना हो तो आप अपने को म्यूट अनम्यूट करना, अदरवाइज आप म्यूट कर लो, आपके साइड से ना थोड़ी नॉइज आ रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो नॉइज आएगी तो आपको भी मतलब इरिटेशन होगा। अब पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा फिर, कुछ बोलना हो तो। अब देखो जैसे आप सम इफ्स करते हो एग्जैक्टली वैसे ही एवरेज इफ्स भी किया जाता है। एवरेज इफ्स में क्या होता है ना, आप मल्टीपल कंडीशन के साथ में कोई भी कैलकुलेशन या एवरेज निकलवाओगे। सेम लाइक जैसे हम करते थे, देखो जैसे मैं इसे आज मैं डिलीट करता हूँ इस टेबल को मैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे ढंग का कोई टेबल बनाता हूँ मैं, या वहीं से कोई डेटा उठा लूँ जो हमने कल किए थे। ठीक है। एंड नाउ देखो मैं एवरेज इफ्स की बात करता हूँ मैं। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दूं, आपको अच्छे से दिखे। अब नॉर्मली देखो एवरेज निकालना होता है तो अब वेरी सिंपली किसी भी रेंज को सिलेक्ट करते हो, एंड नाउ यहाँ पे आपको एवरेज आ जाता है, या आप सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लिखते हो एंड एवरेज आपके पास निकल के आ जाता है। इसका 25। अब एवरेज इफ लगाने का सेंस हमारा ये है कि हम पर्टिकुलर चीज़ों का ही खाली एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा रीजन है वो खाली सेंट्रल हो, तब हम उस केस में इफ्स का लॉजिक लगाएंगे। या मैं ये भी चाहता हूँ कि वो मुझे ना मेरा एवरेज वो निकाल के दो जो रीजन सेंट्रल में हो और कैटेगरी में टेबल्स हो। तो कैट सेंट्रल और टेबल्स में फिल्टर लगाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा देन ये उसका एवरेज निकाल के हमें बताएगा। या आप नंबर्स बेसिस पे लगवा सकते हो कि जिसका प्रॉफिट 100 से एबव है उसी का खाली एवरेज निकाल के दो। तो हम एवरेज इफ्स यूज करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जो मेरा रीजन होगा वो सेंट्रल होगा, और जो मेरी सब कैटेगरी है मेरा टेबल है। तो आप कहोगे एवरेज। एवरेज इफ्स में कोई फर्क नहीं है। देखो एक चीज आपको बता दूं, जैसे आपने सम इफ देखा था और सम इफ्स देखा था, सेम काउंट इफ देखा था, काउंट इफ्स देखा था। तो आपको ये लग सकता है यार कि जब हमारा
काउंट इफ्स और सम इफ्स जब हमारा मल्टीपल एंड सिंगल लॉजिक या सिंगल कॉलम पे वर्क कर सकता है, साथ में मल्टीपल कॉलम पे भी वर्क कर रहा है, तो सिंगल कॉलम वाला जैसे काउंट इफ या सम इफ बनाने की जरूरत क्या थी कि जो हमारा सिंगल कंडीशन पे वर्क करे। तो मुझे उसका रीजन, एक ही रीजन समझ में आता है कि जो सिंगल कंडीशन के साथ जो भी पैरामीटर बनाए गए हैं या फंक्शन बनाए गए हैं ना, वो परफॉर्मेंस वाइज बहुत फास्ट होते हैं। आपको तो भी अंदाजा नहीं लगता क्योंकि अभी जो आप यहाँ पे डेटा देख रहे हो 10,000 से डेटा होगा या उससे कम होगा, लेकिन अगर ये डेटा ना लाखों में हो, लाइक 5 लाख 8 लाख इतने बड़े नंबर्स पे अगर आपको लगाना हो, तो आप वहाँ पे को परफॉर्मेंस का इश्यू आएगा। तो आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर सिंगल कंडीशन वाला रहेगा तो काउंट इफ या सम इफ यूज करोगे। जब जरूरत पड़ेगी मल्टीपल कंडीशन होंगे तभी आप सम इफ्स या काउंट इफ्स यूज करोगे। सेम वैसे यहाँ पे एवरेज इफ भी आपको दिखाई दे रहा है और एवरेज इफ्स भी दिखाई दे रहा है। तो उसी के हिसाब से आप परफॉर्मेंस के हिसाब से ध्यान में रख के आप लॉजिक या कंडीशन लगाओगे। अदरवाइज आप हर जगह सम इफ्स लगाओ या काउंट इफ्स लगाओ, एवरेज इफ्स लगाओ, कोई इशू नहीं है, आप लगा सकते हो। अब देखो इसमें बोला ना एवरेज रेंज, जैसे हम सम में करते थे, सम इफ्स में करते थे, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे भी करेंगे। अब एवरेज रेंज जिस पे आपको कैलकुलेशन करवाना है वो वाला आप रेंज ले लोगे। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा रेंज ले लूँ या मैं खाली यन से लेके जितनी मेरी डेटा है वहीं तक लूँ मैं। तो मैंने इतना ले लिया। एंड नाउ अब मैं यहाँ रीजन पे आता हूँ मैं। तो रीजन मेरा है F2 से लेके F37, ये भी है। और अब इसमें मैं क्राइटेरिया देना है मुझे। अब इसका क्राइटेरिया मेरे लिए है सेंट्रल, तो मैंने सेंट्रल लिख दिया मैंने। अगर आप रेफरेंस दोगे तो रेफरेंस के जरिए ऐसे जाके वहां पे सिलेक्ट कर लोगे जहां पे लिखा रहेगा आपके लिए। अब सेम ऐसे ही मैं टेबल्स के लिए भी करूंगा मैं। सब कैटेगरी मेरा जो कि मेरे I2 से लेके I37 तक है। और यहाँ पे ये टेबल्स लिखा है तो टेबल्स को ऐसे रेफरेंस लगा लो, या तो आप टेबल्स लिखना चाहो तो टेबल्स लिख सकते हो। तो अब इसमें मेरे लिए कुछ ऐसा आया, कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो। एक सेकंड चेक कर लो भाई, सेंट्रल में टेबल नहीं है क्या मेरा कोई? है तो बहुत सारे टेबल। क्या गलती हो रही है हमारी? डिवीजन कैन नॉट बाई जीरो। अगेन डिवीजन कैन नॉट बाई जीरो क्यों आ रहा है? अगर ये मैं लिख दूं भाई सीधा ग्रेटर देन 100, तो ये चीजें यहाँ पे भी वर्क करनी चाहिए। ये मेरा अगर मैं कहूँ सेंट्रल है, ठीक है। और ये मेरा टेबल्स हो, तो हमारा सही आ रहा है। मे भी हमने लास्ट टाइम में कुछ गलती करी होगी। अगर मैं रेफरेंस लगा रहा हूँ तो भी सही आ रहा है। सो देखो अगर मैं चेक करूँ, हमने कुछ गलती किया होगा रेफरेंस में, मुझे ध्यान नहीं गया। अब इसे मैनुअली चेक करना है तो आप सेंट्रल पे फिल्टर लगाओ और यहाँ टेबल्स पे लगा लीजिए। तो देखो इन दोनों का एवरेज अगर आप यहाँ पे आके नीचे देखो तो 96 माइनस में आ रहा है 0.281।
सो अगर आप इसे मैनुअली करना चाहो तो दोनों को ऐड सम कर लो, फिर डिवाइड कर दो टू टू से, तो जो आंसर आएगा आपका यही आएगा। अगर अब मान लो यहाँ पे सेम उसी वे में जैसे कुछ आपको कंडीशन दे दी गई है, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको कुछ कंडीशन इस तरीके से दिया रहेगा, लाइक कि ये रीजन का नाम है और ये यहाँ पे सब कैटेगरी कुछ दिया है। अब रीजन में जैसे वो कह रहा है सेंट्रल, या यहाँ पे फिर चेयर्स बोल रहा है, एंड अगेन सेंट्रल, यहाँ पे मान लो टेबल्स का बोल रहा है फिर, और यहाँ पे कह रहा है आपसे ईस्ट, एंड अगेन फिर वो टेबल्स का बोल रहा है। कुछ एक और कंडीशन कह सकता है कि वो हमेशा होना चाहिए प्रॉफिट ग्रेटर देन मस्ट, प्रॉफिट मस्ट बी ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ऐसे रहेगा कि ये प्रॉफिट ग्रेटर देन 100 ना ये सबके लिए रहेगा, अगर लिखा नहीं है एक ही जगह पे लिख दिया तो आप लॉजिक से सोच लेना, नहीं तो आप उससे पूछ लेना कि ये जो आपने लिखा है अलग से, तो इसका मतलब ये सबके लिए ग्रेटर देन 100 है क्या, तो बता देगा। एवरेज इफ्स लेना है आपने यहाँ पे। अब देखो अगेन जिस पे हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी होती है, जिसका हमें एवरेज निकालना होता है, सेम सम इफ के ही जैसा, सम इफ्स के जैसा, हम उसका रेंज यहाँ पे लेंगे। एंड देखो अब इस सिचुएशन में आपको लॉक करना जरूरी है, लॉक नहीं करोगे तो नीचे के लिए जब आप ड्रैग करोगे तो ये मूव होना शुरू कर देगा। तो इसे भी आप लॉक करो। और अब इसके लिए हमारा कौन सा क्राइटेरिया, रीजन है, तो रीजन के लिए हमारा यहाँ पे सेंट्रल, इसे आप लॉक करोगे, लेकिन ध्यान रहे आप जो लॉक करोगे रो को लॉक नहीं करना है। आप कॉलम को लॉक करना चाहो तो कर लो, बट रो को लॉक नहीं करनी है, तभी तो नीचे जाएगा 8वें पे। तो हम इसे ऐसे रहने देते हैं, इसे लॉक नहीं कर रहे हैं। अब हमारे लिए टेबल वाला सीन बच गया। तो देखो जितना सबका रेंज है ना, वो ऐसे ही सबका रेंज बराबर लेना आप। ऐसा कहीं मत करना है कि आपने लिया है पहले में आई, जैसे F2 से लेके F37 तक लिया है, तो इसमें ऐसा मत कर देना कि I1 से ले लूं। I1 से लोगे तो ये गड़बड़ होगा, सबका रेंज सेम ही होना चाहिए। ये भी I2 से लेके 37 तक होना चाहिए, और इसमें आप बोल दे रहे हो कि ये चेयर्स है मेरी। एंड नाउ लास्ट वाला जो है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को भी ले लो आप, और इसे कह दो ग्रेटर देन 100। ये फिर से क्यों आ गया, डिवीजन कैनॉट बाय जीरो, ईस्ट में टेबल्स नहीं है क्या हमारे लिए टेबल्स भाई। एक बार मैनुअली चेक कर लेता हूँ मैं, सेंट्रल के लिए मेरा सही आया है क्या, पहले चेक कर लूँ। सेंट्रल चेयर्स ठीक है। सेंट्रल चेयर्स, ये आना चाहिए मेरा, इसका एक तो आना ही चाहिए यार, क्या सीन है इसका भाई, इसका मतलब मेरा ये भी सही नहीं आ रहा। हमने N2 से लेके N37 तक लिया जैसा ही है मेरा, फिर F2 से लेके F37 तक लिया, Q2 Q7 किया हमने, फिर I2 से लेके I37, ये भी सही मेरा, रेंज में मैंने लिया R7। क्या गड़बड़ क्या हो रही, एवरेज इप्स लिया आपने, मैंने ले लिया ये, और हमारा जो क्राइटेरिया अब शुरू हो रहा है यहाँ पे, हमने ले लिया सेंट्रल।
सेंट्रल लिया मैंने, और अगली क्राइटेरिया हम ले रहे हैं चीयर्स, एंड एक और क्राइटेरिया ले रहे हैं हम, एक और क्राइटेरिया जिसमें प्रॉफिट अगेन हम बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन 100। अच्छा 582 ना, ये सही तो आ रहा है, 582 मेरा आया था, एक सेकंड। पहला वाला मेरा सही आया था। अच्छा इसमें टेबल्स नहीं है, इसमें हमारा टेबल्स नहीं है, तो इसलिए ये जीरो आया भाई। देखो कैटेगरी में, सब कैटेगरी में मेरा टेबल्स नहीं है, इसलिए वो कैनॉट बाई डिवीजन, कैनॉट बाई जीरो आ रहा है मेरा। पहला वाला में देखो मेरा 582 है, सही है। सेंट्रल में टेबल्स, अच्छा सेंट्रल में लगाने हैं, सेंट्रल में टेबल्स कर लो। अब जब भी फॉर्मूला लगाओगे आप अपने से चेक जरूर कर लेना। टेबल्स है मेरा ग्रेटर देन 100, सेंट्रल टेबल्स ग्रेटर देन 100, सही तो लग रहा है यार। 215, ये भी सही है। हमारा आंसर सही आ रहा है, देखो इसके लिए 215 आ रहा है। ईस्ट में टेबल्स नहीं है, इसलिए हमारा ये डिवीजन कैनॉट बाई जीरो आ रहा है। आप चेक करना चाहो चेक कर लेना मैनुअली, बाकी ये सही है, इसमें और कोई डाउट नहीं है। जीरो रीजन आने का यही है, डिवीजन कैनॉट बाई जीरो। सो आप जब इस तरीके की जीरो या कोई भी एरर आएगी डिवीजन कैनॉट बाई जीरो, तो हम जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ये एक्सेप्शन हैंडलर, तो यहाँ पे इफ एरर के जरिए हम उसे हैंडल करना सिखा देंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि अगर कुछ ऐसा आता है, कुछ भी एरर आ रहा है, तो जो वैल्यू आई है ना, अगर इसमें आपको इनपुट में, सॉरी जो आप इनपुट दे रहे हो उसका अगर आउटपुट मिलता है, तो आप चाहोगे उसका मैं आउटपुट दिखा दूं। अगर कुछ एरर आ गया तो आप उसके आगे इफ एरर में वो चीजें आप डाल सकते हो बहुत आसानी से। इफ एरर लिखो, देखो इसका पैरामीटर बोला वैल्यू, अगर वैल्यू आई है तो ये हमारे लिए एक वैल्यू होगी, इसे एज इट इज रहने दो। इन केस अगर इसमें एरर आ गई तो एरर के लिए कॉमा लिखो, ये वाला जो पैरामीटर है वो दे दो। तो इसमें आप जब एरर आए तो आप इसमें जीरो दे सकते हो या हाइफन दे सकते हो, जो आपके लिए सूटेबल लगे। ये यूजर के लिए एक मैसेज होगा, एरर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, जहाँ पे हमारा एरर आएगा वहाँ पे हम उसे इस तरीके से दिखा देंगे। अब यूजर को लगेगा कि ये हमारे लिए कोई एरर नहीं है, वो ये चीजें समझेगा कि अच्छा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई है। अदरवाइज इस तरीके का एरर है, अब यूजर देख के कंफ्यूज होगा। आप एक्सेल समझते हो, आपके लिए ये इजी है, आप इसे समझ जाओगे डिवीजन कैनॉट बाय जीरो कि ये एक एरर आया है, लेकिन ये यूजर के लिए एक अच्छा नहीं है। कोई डैशबोर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है या कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसमें अगर ये दिखाई पड़े तो ये अच्छा नहीं है। इसके लिए हम यूज कर लेंगे एरर हैंडलर का। तो आपको जीरो दिखाना हो तो यहाँ पे जीरो लिख देना, अदरवाइज आपको कुछ मैसेज दिखाना हो तो आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैसेज टाइप करना होगा सेम वही डबल कोट के अंदर लिखोगे, नॉट एनी वैल्यू। ऐसे जो भी सही लगे आपको रिस्पेक्टिव मैसेज लिख देना आप। सॉरी, ऊपर वाले में लिखना था मुझे, मैंने नीचे वाले में लिख दिया। तो इस तरीके से आप एवरेज इफ्स यूज कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ये मेरा लास्ट वाला जो फंक्शन है, डी काउंट। डी काउंट, काउंट आप जान चुके हो, ये गलती से यहाँ पे लिख गया है। डी काउंट और डी सम डी एवरेज, ये तीन चीजों की हमें और जरूरत पड़ती है। तो देखो डी काउंट, डी का मतलब ये होता है अपने आप में डेटाबेस, जिसे हम डेटाबेस फंक्शन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम फिल्टर लगा रहते हैं ना, सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे पहले करते थे, हम अगर मैं इसमें से कुछ चीजें मैं जैसे डिलीट कर दूं या हटा दूं, या अलग टेबल पे कर लेते हैं हम, अलग सीट पे। अब ये मैं जैसे कि लाइक मैं ये हटा देता हूँ चीजें मैं, किसे हटाऊं इसमें से,
लाइक प्रोडक्ट आईडी हटा देता हूँ मैं, यहाँ से पोस्टल कोड हटा हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये कस्टमर नेम है। अब देखो, अब अभी इससे पहले आप क्या कर रहे थे, हर एक कंडीशन में रेफरेंस लगाते थे कि भाई ये वाला मेरा, जैसे जैसे इसमें लगाया था आपने, एवरेज इप्स में लगाए थे। अब यहाँ पे तो दो ही कॉलम थे, तो आपने दोनों को जाके रेफरेंस लगाया यहाँ पे, ठीक है। तीन कंडीशन थे। देखो जैसे ये वाली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी आपकी रीजन के लिए, आपने रीजन को लगाया और रेफरेंस जाके ले लिया Q7 यहाँ पे जो सेंट्रल लिखा है। अगेन आपने दूसरा वाला लॉजिक यहाँ पे पेश इनपुट किया और उसका आपने कंडीशन दे दिया कि जो है मेरा I2 से, यानी यानी ये वाली जो फील्ड है सब कैटेगरी वाली, और इसके लिए आपने चेयर्स का रेफरेंस यहाँ से दिया और लास्ट प्रॉफिट का आपने यहाँ से दे रहे हो कि जो ग्रेटर देन 100 हो मेरा। तो यहाँ पे आपने 3 दिया। लेकिन अगर ऐसा आपके पास 40 या 50 कंडीशन हो तो हर एक के लिए रेफरेंस लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। फिर जैसे ही वो यहाँ पे कुछ भी लॉजिक चेंज करता है कि नहीं यहाँ पे सब कैटेगरी ना हो के मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कैटेगरी हो या क्वांटिटी हो, आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। आप अपने फॉर्मूला में वापस से जाओगे। अगर मैं यहाँ पे अभी जैसे मान लो चेयर्स है, अभी के लिए मैं यहाँ पे सिटी कर दूं मैं, और मैं सिटी में कह देता हूँ कि सिटी में मेरे लिए ऊटा होना चाहिए, या सिटी लिया मैंने ना, तो सिटी के लिए मैं कह देता हूँ ओरेम होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, अब आप आओगे वापस से अपने फॉर्मूला में चेंज करोगे, क्योंकि ये तो पॉइंट करेगा इसी रेफरेंस पे पॉइंट कर रहा है ना, रीजन पे। अब रीजन पे पॉइंट कर रहा है तो आप इसे उठा के लेके जाओगे सिटी में, तब आपका वर्क करेगा। देन लेकिन ये भी उस सिचुएशन में आप यहाँ पे तुरंत चेंज करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, रेफरेंस जाके बार बार चेंज करना पड़े। तो अब आप उसके लिए यूज करोगे डी वाला फंक्शन डेटाबेस का। तो पहला वाला फंक्शन जो है यहाँ पे आपके लिए डी काउंट। तो देखो डी काउंट की मैं बात कर लेता हूँ मैं। तो डी काउंट क्या काम करता है, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं अभी के लिए मैं डाल देता हूँ कैटेगरी में, सपोज मान लो आपने डाल दिया फर्नीचर, ठीक है, या कुछ भी डाल दो, लाइक आप नंबर्स पे जो वर्क करता है तो मैं नंबर्स की मैं बात कर लेता हूँ मैं। लाइक मैं कहता हूँ कि अ, ठीक है चलो 7 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ जिनकी क्वांटिटी 7 है वो मुझे तुम बताओ, ठीक है। अब डी काउंट कर रहा हूँ मैं, डी काउंटा। तो देखो ये कैसे वर्क करेगा, आप लिखो डी काउंट। तो देखो डी काउंट लिख रहा हूँ तो ये नंबर्स का हमेशा काउंट करता है। तो जो आपका डेटाबेस है, अब डेटाबेस का मतलब है कि जो आपका मेन डेटा सोर्स है उसकी बात कर रहा है ये, उसे आप एज अ रेंज सेलेक्ट करो पूरा। ध्यान रखना जब डेटाबेस वाला फंक्शन यूज करोगे हमेशा इसका हेडर सेम होना चाहिए, जो इसमें हेडर है वही हेडर यहाँ पे होना चाहिए, सेम सीक्वेंस होना चाहिए, स्पेलिंग भी चेंज नहीं होनी चाहिए ना। अब आप वो फील्ड लिखोगे। अब आपको फील्ड में क्या चाहिए, मुझे फील्ड में क्वांटिटी का चाहिए ना, तो क्वांटिटी लिखूंगा मैं। अब आपका क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया ये है, इसका क्राइटेरिया यार, क्वांटिटी का स्पेलिंग सही लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 नंबर पे। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, नाम से भी ये लेता है एक्चुअल में। ओ सॉरी, 7 नंबर था। ये काउंट इसका सही बता रहा है। आप यहाँ पे हेडर पे उसका सीक्वेंस नंबर लिखोगे। तो देखो मैंने सीक्वेंस नंबर लिखा, वैसे ये नाम पे भी आई थिंक काम करना चाहिए, अगले फंक्शन में चेक करूंगा मैं। एक सेकंड भाई। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जो हमने 10 लिखा है, ये क्वांटिटी पे मैं काउंट कर रहा हूँ जिसका मुझे निकालना है। मैंने उस पे ये इसका 10 नंबर दिया है। तो क्वांटिटी जो मेरा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th नंबर का है, तो मैंने 10th दिया है। अगर आपको डिस्काउंट का काउंट करना होता तो आप डिस्काउंट का काउंट कर लेते, ठीक है।
तो डिस्काउंट के लिए आप 11 लिखते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे जहाँ तक ध्यान था मुझे लगा यहाँ पे क्वांटिटी में नाम भी देंगे तो भी वर्क करेगा, बट मैं हेडर का नाम दे रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है। सॉरी, हेडर के नेम देने पे भी वर्क कर रहा है, लास्ट टाइम क्यों नहीं वर्क किया, मे भी हो सकता है कुछ हमारी टाइपो एरर रही होगी। वैसे ही अगर आपको मान लो प्रॉफिट का देखना है तो प्रॉफिट का आप कर लो। ठीक है। अब देखो प्रॉफिट में भी ये 6 बता रहा है, अगर 7 के रिस्पेक्ट में हमारी वैल्यू है तो अगर इसे मैं डिलीट करूं तो ये मेरा फॉर्मूला चेंज होना चाहिए। ये फॉर्मूला चेंज हमारा क्यों नहीं रहा, डेटाबेस फंक्शन शायद रिफ्रेश करना मैनुअली होता है। अगर ये मेरा 5 करूं, अच्छा चेंज हो रहा है, सॉरी। और भी आपको कोई कंडीशन देना है तो और भी आप कंडीशन दे सकते हो, लाइक मैं सिटी में मैं कुछ और चाहता हूँ जो हमारा 7 के अगेंस्ट में है। 7 के अगेंस्ट में मान लो ओरेम है, नहीं ओरेम नहीं, फिलाडेल्फिया है, सॉरी, फिलाडेल्फिया है। एंड फिलाडेल्फिया के अकॉर्डिंग मैं लगाना चाहूँ तो फिलाडेल्फिया मेरा सिटी में है ना, सिटी के रिस्पेक्ट में मैं इसे पेस्ट कर दूं। अब मेरा ये 1 हो चुका है। तो देखो सिंपल है, डेटाबेस फंक्शन जब भी आपको यूज करना होगा, एक ऐसा आप टेबल सेट बनाओगे जैसा फिल्टर के लिए बना रहे थे, और यहाँ पे आके अपना लॉजिक जो भी है इसमें आप डाल दो। अब कोई भी आपको फिल्टर करने के लिए बोलेगा तो आपके लिए ये चैलेंज नहीं होगी। अब वो किसी भी रेफरेंस में जाके करे, आपको रेफरेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक अगर क्वांटिटी में आके 2 करता है तो भी आपका रेफरेंस बना हुआ है, 7 करता है 7 बना हुआ है। अब जैसे मान लो इतने को मैं 7 कर देता हूँ मैं, जी मेरा नंबर चेंज हो चुका। एंड नाउ रीजन में अगर अगेन कोई चाहता है रीजन में कि मैं साउथ लिखूं, मैं तो साउथ लिख देगा वो। अब देखो किसी पे भी वो जाके चेंज कर रहा है, आपको अपना रेफरेंस मैनुअली आके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये डेटाबेस फंक्शन का एक कुछ बेसिक पॉइंट है। सेम ऐसे ही जैसे आपने काउंट किया था वैसे आप काउंटा कर लोगे। काउंट और काउंटा में आपको कोई चैलेंजेस नहीं है ना। अब देखो डी सम की मैं बात कर रहा हूं मैं, ये भी वैसे ही है। देखो इसमें जो लिख देता है एड्स द नंबर इन द फील्ड कॉलम ऑफ रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस दैट मैच द कंडीशन यू स्पेसिफाई। तो फिल्टर आपको याद है जब मैंने फिल्टर बताया था, सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अब फील्ड में आपको प्रॉफिट का करना है तो प्रॉफिट लिख दो, अदरवाइज आप उसका सीक्वेंस नंबर भी लिख सकते हो। देन ये आपकी प्रॉफिट है इस कंडीशन पे। और भी कंडीशन लगानी होगी, आप यहाँ पे सिंपली कंडीशन लिख दो। इसमें कोई डाउट है आपको डेटाबेस वाले फंक्शन में? हाँ 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 हाँ। क्यों नहीं करवा सकते हो, क्यों केवल 7 वाले का है तो जी हाँ हटा दो, खाली 7 का ही कंडीशन रखो आप। हो तो गया देखो, जो फिल्टर लगा रहे हो आप। हाँ देखो, एक चीज है, आपने बोला है कि मुझे सम बताओ जहां जहां पे क्वांटिटी केवल 7 है ना। तो भाई आप ना सारे कंडीशन हटा दो, आप खाली 7 पे बोल रहे हो तो खाली 7 वाला फिल्टर आउट होके आएगा सम में। अभी देखो इससे पहले हमने रीजन पे लगाया था कि वो साउथ होना चाहिए और वो क्वांटिटी 7 होनी चाहिए। तो देन ये उसका मैं सम बताया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साउथ में ये तीनों है ना, है ना। इसके अलावा साउथ के रिस्पेक्ट में 7 कहीं नहीं है क्वांटिटी में, कहीं नहीं है। तो देखो इन तीनों का समेशन अगर आप देखोगे, नीचे तो ये आ रहा है ना -121 सही आ रहा है हमारा। अब अगर साउथ को अगर आप यहाँ से हटा दोगे, साउथ को सपोज मान लो आप यहाँ से हटा दे रहे हो,
तो अब ये साउथ वाला फिल्टर खत्म हो गया, अब जो आपके पास फिल्टर है ये खाली 7 वाला है। तो 7 4 बार यहाँ पे है और यहाँ पे है, एक बार 2 बार यहाँ पे है। तो इन दोनों का देख लो भाई, इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं कंट्रोल पकड़ के, इसे किया हमने कंट्रोल पकड़ के, एक हमने यहाँ पे किया। कोई और नहीं छूट रहा हमारा, आई थिंक कहीं और भी छूट रहा होगा, एक यहाँ पे भी है नीचे। तो देखो हमने कहीं कोई ज्यादा कम तो नहीं किया, हमने कहीं आई थिंक कम या ज्यादा किया है क्या, क्योंकि हमारा नंबर कुछ अलग आ रहा है मुझे लग रहा है। एक 7, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे भी 7 है, हाँ तो देखो 10 70 है, 10 70 आ रहा है। हाँ हाँ, वो देखो ना, वो उसमें और इसमें यही तो कमी है, यहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा ऐसा, जैसा हम एडवांस फिल्टर में कर रहे थे, एडवांस फिल्टर वाला अपने सेशन देखा था। हाँ तो उसमें भी तो हम यही कर रहे थे। हाँ ठीक है, बाकी आप करना, डाउट हो तो पूछना, वैसे इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो कि जिस कस्टमर का नाम ये हो, वैसे सिटी में दे सकते हो, स्टेट में दे सकते हो, सेम आप दे सकते हो। एंड आपका लॉजिकली सही होना चाहिए, बस आपका आउटपुट आएगा। हम्म, अब वैसे डी एवरेज का भी एकदम ऐसे ही कर लोगे, 100% एकदम सेम है, खाली आपको डी एवरेज लिखनी है बस। अब ये वाला आपका हो चुका है, ठीक है, नंबर फंक्शन आपका खत्म। अब इसमें मैं एक टेस्ट बनाऊंगा, तो जब मैं टेस्ट बनाऊंगा तो आई थिंक कल वो आ जाएंगे, प्रवीर, तो कल मैं आपके लिए शेयर करूंगा। अब देखो जो फोर्थ वाला है लॉजिकल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक इतने जो सारे फंक्शन अभी तक आपने देखा है, इन्हीं फंक्शन को हम सम प्रोडक्ट के साथ भी करेंगे। सम प्रोडक्ट एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। आप नोटिस करोगे ये सम प्रोडक्ट फंक्शन को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके हम सारे काम करवा लेंगे, यानी कि आप देखोगे काउंट भी करेगा, काउंटा भी करेगा, काउंट इफ भी करेगा, सम इफ भी करेगा, एवरेज भी करेगा, एक ही फंक्शन सारे काम करेगा। तो देखो इससे पहले मैं आपको इफ वाला बता देता हूँ, इफ और नेस्टेड इफ क्या होता है। देखो जो हमारा इफ होता है ना, ये एक लॉजिकल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए होता है, ये ट्रू या फॉल्स में बताता है। जैसे मैंने आपसे उस दिन जब मैं बोल रहा था, मैंने एक दिन ओवरव्यू दिया था, मैंने बोला था 2 = 5, ये दोनों है तो ये हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर आएंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे कह दूं 2 मैं यहाँ पे कर दूं 2 = 1 + 1, तो ये ट्रू आ जाएगा। अब जो हमारा इफ होता है ना, ट्रू और फॉल्स में जो हमारा ट्रू या फॉल्स आएगा, उसी के बेसिस पे वो लॉजिक जो हम देंगे उसे वो एग्जीक्यूट करेगा या उसका आउटपुट देगा। तो देखो ये तो आपने ट्रू या फॉल्स दिया, अगर मैं इफ लिखता हूं, मैं देखो इफ लिख रहा मैं, इफ लिखते ही ये क्या बोला, लॉजिक टेस्ट। तो जो आपने बोल रहे थे 2 + या 2 = 2, ये अगर ये मेरा ट्रू हो जाएगा तो ये वाला हमारा आउटपुट आएगा। तो इसमें आप चाहो तो फॉर्मूला लिखो, चाहो तो टेक्स्ट लिखो, चाहो तो जो मन करे वो लिखो। तो मैं ये लिख देता हूँ इक्वल, ठीक है, और अगर ये फॉल्स होगा तो मैं लिखूंगा नॉट इक्वल। तो देखो इसमें ये दोनों जो पैरामीटर हैं स्क्वायर ब्रैकेट में पैरामीटर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों में आउट जो है पैरामीटर ये देना जरूरी नहीं है, बट आप चाहो तो दो, चाहो तो स्किप कर दो। अगर आप स्किप करोगे ये तो, अगर आप इसे स्किप करोगे तो जो खुद से ट्रू या फॉल्स देगा।
लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ये भले स्क्वायर ब्रैकेट में हो लेकिन पहला वाला पैरामीटर आपको देना जरूरी है। अगर पहला वाला पैरामीटर आप नहीं दोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। अब देखो एंटर मारूंगा तो ये देखो ले नहीं रहा, एरर थ्रो कर रहा है। भले वो लिखा है लेकिन यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि उसे देना आपको जरूरी है। तो देखो अब मैंने कर रहा हूँ मैं, और मैंने लिखा 2 = 1। अब मैंने देखो पैरामीटर नहीं दिया तो देखो ये फॉल्स बता रहा है। अगर मैं फॉल्स बता रहा है लेकिन जब मैं इसे 2 = 2 लिख रहा हूँ तो इसे 1 या ट्रू बताना चाहिए, लेकिन ये नहीं बता रहा है हमें। तो ये पहला वाला पैरामीटर तो देना जरूरी है, दूसरा वाला दो चाहे मत दो। इक्वल आप लिखोगे फिर नॉट इक्वल कर दो, नॉट इक्वल कर दो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हमेशा नोटिस करना कोई भी कंडीशन होगी ना वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि 10 जो है 5 से बड़ा है या छोटा है तो आप अगेन बोलोगे कि हाँ ये ट्रू है क्योंकि ये 10 जो है 5 से बड़ा है। अगर मैं कहूँ ये दोनों इक्वल है तो आप बोलोगे नहीं इक्वल नहीं, इट मीन्स फॉल्स। दो ही कंडीशन हमेशा होंगी, दो के अलावा कुछ और सिचुएशन कभी नहीं हो सकती है। तो देखो आप इसी बेसिस पे सारा काम करवाओगे इससे, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि अगर हमें या आपको बोला गया है कि ये जो वैल्यू है जहाँ जहाँ पे मुझे निगेटिव में वैल्यू है ना वो मुझे आप कहना है इसके बगल में कि इसमें लॉस है, उस रीजन में हमें लॉस हो रही है। या उस कस्टमर को आप बोलोगे कि नॉट अ गुड परफॉर्मर, तो आप कैसे करोगे? अगर मैं कहूँ कि कोई वैल्यू पॉजिटिव में है तो उसे आपको बताना है प्रॉफिट, अगर कोई वैल्यू निगेटिव में है तो आपको बताना है कि वो हमारे लिए लॉस है। आप कैसे बताओगे, क्या लॉजिक लिखोगे, ट्राई करो आप। कोई वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव है तो आप कैसे बताओगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव में है, अगर कोई वैल्यू निगेटिव में तो आप कैसे बताओगे ये वैल्यू निगेटिव में है। हाँ हाँ, ग्रेट एकदम। अदरवाइज जीरो से नीचे होगी तो सिंपल सी बात है हमारा लॉस। तो देखो जहां जहां पे माइनस हमने वहां वहां पे मैसेज दे दिया है, ठीक है। लॉस एंड प्रॉफिट, ये एक बहुत ही सिंपल मैसेज था। अब हमने इसमें, हाँ आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेना है, जहां जहां पे प्रॉफिट आएगा वो हमारा ग्रीन हो जाएगा, जहां जहां पे लॉस आ रहा है आप वहां पे रेड पे कर देना है। हाँ, जो इफ का कंडीशन होता है, ये फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला हमेशा ना एक ही काम करता है। अगर इफ का फॉर्मूला है तो वो प्रॉफिट ट्रू या फॉल्स पे काम करेगा तो ये हमेशा ट्रू और फॉल्स ही बताएगा आपको। इसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और एक्सेल में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो कलर कर दे। हाँ कुछ फॉर्मूलाज हैं लेकिन वो फॉर्मूला का मतलब कॉन्सेप्ट अलग ही है। आप उसे इस तरीके से नहीं करवा सकते, या तो फिर फिल्टर लगा के करोगे। लेकिन फिल्टर लगा के करोगे तो वो हार्ड कोडेड हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिल्टर लगा लेना, जो प्रॉफिट आएगी उसे कलर कर देना। दोबारा एक बार फिल्टर लगाना, जो लॉस आएगा उसे आप कलर कर दोगे। हम्म। हाँ हाँ, देखो एक बात वही चीजें मैंने बोला था ना कि देखो अगर वो जीरो से बड़ा है ना तो प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी? हाँ, लेकिन देखो इसमें जो चीजें आप बोल रहे हैं, मैंने बोला है जीरो से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा ना। तो इसमें सिचुएशन ये है कि जो जीरो से बड़ा है अगर वो जीरो होगा तो वो लॉस में काउंट होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज मैं टेक्निकली कहूँ तो
जिस तरीके से हम कंडीशन लगा रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। अगर जीरो है किसी का तो उसे आप कह सकते हो जो ना तो लॉस है ना तो प्रॉफिट है ना, जीरो है वो। तो देखो लेकिन ये जीरो को भी हमें लॉस बता रहा है। तो अगर इसी कंडीशन को मैं उल्टा करके लगा दूं, मैं कह दूं ये कंडीशन अगर जीरो से छोटी हो तो बताए। अब देखो मैं कंडीशन उल्टा कर रहा हूं तो हमारा मैसेज भी उल्टा हो जाएगा। अगर जीरो से छोटा है तो लॉस, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट हो। तब देखो कहीं पे जीरो रहेगा तो उसे जो प्रॉफिट में ही दिखाएगा। ठीक है। अब देखो इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और मैं इलेबोरेट करता हूं मैं। अभी आपने देखा है कि एक ही कंडीशन आप टेस्ट कर रहे थे, एक कंडीशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे थे, या तो ट्रू रहा है या वो फॉल्स रहा है। ठीक है। अब ना नेस्टेड इफ मैं यूज करूंगा। नेस्टेड इफ में क्या होगा, इफ के अंदर इफ होगा, यानी यहाँ पे जो मैसेज है ना अपने आप में यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा और उस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा वर्क होगा। अब देखो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो स्कूल में आपने एक स्कूल का मार्क्स है और यहाँ पे आपको स्टेटस देना है। तो मार्क्स में जैसे आपके पास एक पहले से कंडीशन लिखी होगी कि अगर कोई भी बच्चा ना 33 मार्क्स पाया हुआ है या 33 से नीचे है तो उसे हम बोलेंगे भाई फेल हो आप। ये फेल में काउंट होगा 33 से नीचे है तो। ठीक है। और 33 से ऊपर यानी कि 34 से लेके, या इसे ऐसे कह लो ग्रेटर देन 33 से लेके 50 मार्क्स तक है तो मैं इसे कहूंगा पास। और मैं कहूंगा कि अगर इन्होंने 51 से 50 से ज्यादा मार्क्स लाया है और 100 के बीच में होगा, ऑब्वियस सी बात है 100 मैक्सिमम मार्क होता है, तो मैं 100 को यहाँ पे नहीं कहता हूँ मैं, तो मैं इसे कहता हूँ कि गुड। तो यहाँ पे कुछ मैं रैंडम नंबर जनरेट कर लेता हूँ मैं। देखो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है रैंडम बिटवीन करके। तो आप 1 लिखोगे, लाइक मैंने लिखा है 100, तो ये क्या करेगा मेरे लिए 1 से लेकर 100 के बीच में ना रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, तो हमें सारे नंबर लिखने नहीं पड़ते हैं। तो जितना चाहो उतने के बीच में रैंडम बिटवीन लगा देना। और मैं इसे मैं वैल्यूज में चेंज कर दूंगा, नहीं तो ये हमेशा चेंज होता रहेगा, जब भी मैं एंटर मारूंगा तो ये रैंडम फंक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा। आप स्किप दबाओ, डिलीट बताओ दबाओ, चाहे एंटर दबाओगे, ये हमेशा अपने आप ही चेंज होता रहेगा। अब देखो यही कंडीशन मुझे यहाँ पे लगानी है, इसी कंडीशन को मैं ना दो तीन तरीके से लगाऊंगा मैं। ये आपकी अपनी लॉजिक पे डिपेंड करता है। ठीक है। बाकी आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको जो चीजें समझ में आए, जो लॉजिक आपको बेस्ट लगे वो लॉजिक लगा लेना। तो देखो मैं इसे टेस्ट करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू, अगर देखो 33.5 किसी ने पाया हुआ है ना, तो वो किस में कंसीडर होगा। अगर आप 34 लिखते तो वो इ, इसके ब्रैकेट में नहीं बैठता ना, वो तो गायब हो जाता, इसका बता ही नहीं पाता वो, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। सही है ना, समझ गए ना। हाँ। तो देखो अब मैं लॉजिक ये लगा रहा हूँ कि अगर ये मेरा नंबर ना, पहले मैं लॉजिक लगा दे रहा हूँ कि अगर ये मेरा नंबर, पहले मैं चेक कर ले रहा हूँ कि अगर, सॉरी ये इस तरीके से लिखूंगा ना, अच्छा लॉजिक टेस्ट है ना तो फिर यहीं लिखूंगा मैं। अगर ये मेरा नंबर 33 के इक्वल है या इतना है तो मैं कहूंगा भाई तुम फेल हो। तो ये 92 को 90 को चेक करेगा जो इससे छोटा है या बड़ा है, अभी के लिए ये तो फॉल्स हो जाएगा है ना, क्योंकि मैंने पे स्मॉलर का सिंबल लगाया है। तो ये इसे न पढ़ के ये आगे वाले पे आ जाएगा, क्योंकि
ट्रू होता तभी जो इसे एग्जीक्यूट करता। अब ये मेरा फॉल्स हो चुका है तो अब आगे वाले पे आएगा, आगे हमने फॉल्स का कंडीशन लिखा है। और हमने अब यहाँ पे लिखा है हमने, और भी हमारे पास दो कंडीशन है। इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं, हम इसे देखते रहेंगे जब भी हम लॉजिक अपना लिखेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 33 होगा तो भाई फेल हो गए। अब हमारा अगला कंडीशन होगा कि फिर हम एक और इफ लिखेंगे, क्योंकि हमें फिर से एक और लॉजिक चेक करवाना है। अब हमने जो चेक करवाया ये लॉजिक, अब देखो मैं इसमें कह दूंगा कि ये अगर 50 से नीचे है, 50 से नीचे है तो क्या होगा, पास्ड। अब देखो वो चीजें मैंने कितनी स्मार्टली उसे इलिमिनेट किया है, अदरवाइज गुड। खाली अब इतना आप नोटिस करो कि इसमें हमने जो वैल्यू लिखा है वो सही आ रहा है या नहीं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। बाकी कंडीशन में एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। अगर देखो इसे मैं 33 करता हूं मैं, तो ये मेरे लिए फेल है ना, लेकिन जैसे 33.6 करूं या 9 करूं ये मेरा पास हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हो रही है एकदम परफेक्ट। भाई देखो मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ, हमने तो यूपी बोर्ड से पढ़ा है, तो यूपी बोर्ड में होता है ना 100 नंबर का होता है, तो 1/3 इसका अचीव करना जरूरी होता है। 100 का 1/3 हमारा होता है 33.33। तो माना जाता है कि एक मोटा मोटा 33 नंबर्स अगर किसी ने पाया है तो वो फेल है, 33 से ज्यादा पाया है तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि 100 वो टच कर जाएगा। अब देखो इस कंडीशन को मैंने कैसे लिखा है, इस कंडीशन को आप समझो। देखो एक चीज है और ना, फॉर्मूला जब भी आप करते हो ना, तो जो चीज आपको समझनी है उसे सिलेक्ट करो और अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करना। आप F9 प्रेस करोगे, जैसे ही F9 प्रेस करोगे तो इसका आपको आउटपुट मिलेगा या तो ट्रू या फॉल्स, यानी जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है उसका आपको आउटपुट मिलेगा। मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये रिकॉर्डर जो चलता है ना, रिकॉर्डर F9 F11 F10 से कंट्रोल होता है। तो अगली बार मैं करके दिखा दूंगा मैं दूसरा तरीका यूज करता हूँ, मैं जो मैंने उस दिन दिखाया था फॉर्मूला इवेल्युएटर, मैं इसका यूज करता हूँ और ये भी एकदम वैसे ही वर्क करेगा। तो देखो ये यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा है। देखो मैंने पहले ये कंडीशन क्यों लगा दी, मैंने पहले ये कंडीशन इसलिए लगा दी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है या जो हमारा एक्सेल है अपना फालतू टाइम ना वेस्ट करे। तो पहले वो चेक करेगा भाई फेल है तो यहीं पे रोक ले, आगे की कंडीशन ना पढ़ने दे। इफ का कंडीशन जब भी लगाओगे, जब भी उसे ट्रू वाली कंडीशन मिल जाएगी, जहां पे जो भी है ट्रू वाला कंडीशन, वहां पे अगर वो ट्रू हो जाता है तो आगे की कंडीशन उसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वहीं से वो लेके निकल जाता है बाहर। तो देखो मैं चेक कर रहा हूँ O19 में है 90। तो देखो ये 90 को चेक कर रहा है 33 से छोटा है क्या, तो ये कंडीशन हमने स्मॉलर का लगाया है, तो नहीं ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स होते ही देखोगे फेल को नहीं पड़ेगा, इस आगे वाली पे आ जाएगा जो ट्रू का पार्ट होता है। आपको याद होगा इफ में ट्रू या फॉल्स होते हैं ना, तो जो मेरा ट्रू का पार्ट है जो है पहले ट्रू का पार्ट आता है उसके बाद फॉल्स का पार्ट आता है। तो जब मेरा ये फॉल्स होगा तो फॉल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा ये वाला जो पार्ट है, और इस वाले पार्ट में हमने एक अलग से फिर से इफ की लॉजिक लिख रखी है। तो देखो ये मेरा फॉल्स हो गया, अब फॉल्स होते ही आपका कंट्रोल इसके अंदर आ जाएगा। देखो वो इस पे गया ही नहीं, क्योंकि ये ट्रू होता तभी इस पे आता। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे उसे एक अगेन फिर से लॉजिक मिल गया। अब O19 ये भी 90 है, अब इसे चेक करेगा 50 से नीचे है क्या। देखो यहाँ पे हमने लिखा है 33 से लेके 50 के बीच में होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, जब वो 33 को जब स्किप करके आ रहा है, वो जब फॉल्स हो रहा है, तो अगर वो 33 से नीचे होता तो वो पहले ही रुक जाता। अब हम बोल रहे हैं कि क्या तुम 50 से नीचे हो क्या, तो इसका मतलब वो एक कंडीशन तो पार करके आया था, वो 33 से ऊपर था तभी यहाँ पे आया है। अब वो 40 50 42, 50 नहीं 40 41 42 44 36 होगा, तो इसका मतलब वो 50 से नीचे होगा, है ना। ये लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो ये मेरी बातें शायद आपको समझ आ रही होगी, मैंने ऐसा नहीं लिखा है।
मैं चाहता तो ऐसा लिख सकता था कि 33 से भी बड़ा होना चाहिए और 50 के बीच में होना चाहिए, ऐसा लिख सकता था। लेकिन वो लिख हाँ, तो आप भी लिखोगे ना इसी वे में लिखना है आप। तो अब ये चेक करना शुरू कर रहा है कि ये 50 से छोटा है क्या 90, नहीं 50 से छोटा नहीं है 90। तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट वाले पे आ जाएगा, और यहाँ पे जे इसके आगे कोई लॉजिक नहीं है, जो मैसेज है यहाँ पे जो चीजें खत्म हो रही तो यहाँ से जो बाहर निकल जाएगा और जो गुड दे देगा। ये गुड दे दिया आपको। अब जैसे इसे गुड मिला, अब बाकी के सारे कंडीशन को वो देखो इलिमिनेट करेगा, लास्ट में आपको गुड लाके प्रिंट करके दे देगा। और ये आपका गुड का आ चुका है फाइनल आउटपुट। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बचा है। अब जब भी फॉर्मूला लगाने जाओगे कहीं इंटरव्यू में, तो एक बार अपने फॉर्मूला को अगर कोई डाउट हो ना, तो ऐसे करना है, आपको फॉर्मूला का एक एक नए एलिमेंट पता लग जाएगी, नस नस पता लग जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसी चीज को आप अपने तरीके से लिखो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। आप इसे चेक कर लो पहले कि ये ग्रेटर देन 50 है क्या। अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे गुड दे दो। और अगर ये 50 से मैंने बोला है तो 50 सी बात है, सिंपल सी बात है, वो लेके 51 से लेके यानी 50.50.02 या 50.1 से लेके 100 के बीच में चलेगा। अब अगर ये 50 से छोटा होगा तो भाई यहाँ पे हम अब वही वाला फिर से दे देंगे कि 50 से छोटा है तो कितना होना चाहिए, 33 से बड़ा होना चाहिए। तो हम इसे कह देंगे पास, अदरवाइज हम कह देंगे फेल। तो आप कंडीशन आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, उसका जो नरेशन है वो न लॉजिक के साथ आपका फिट होना चाहिए बस। अब देखो इसी कंडीशन को थोड़ा कुछ लोग और तरीके से लिखेंगे। अब देखो लोग इस तरीके से इस कंडीशन को लिखते हैं। अब जैसे मान लो ये वाला कंडीशन लेता हूं मैं, इसे कह दूं मैं कि ये 33 से इक्वल हो या नीचे हो तो फेल। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि 33 से बड़ा होना चाहिए और 50 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, तो लोग इस कंडीशन को ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एंड लगाने का देखोगे आप खुद ही रियलाइज करोगे कि कोई सेंस नहीं बन रहा है। 33 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा एक और कंडीशन इसी में है एंड में, कीजिए लेस देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए। तो अब ये क्या होगा मेरा, अच्छा सॉरी यहाँ पे इफ करके लिखेंगे हम। हम्म, तो अब ये मेरा होना चाहिए, मैसेज में होना चाहिए मेरा पास। अब यहाँ पे चाहो तो देखो लास्ट वाला जो है ना, जो बचता है ना वो एल्स होता है। आप चाहो तो यहाँ पे कंडीशन लिख के करो, चाहो तो मत लिखो। तो हम क्यों अपना एफर्ट लगाएं, आप यहीं पे सीधे लिख दो गुड। तो ये भी वैसा ही वर्क करेगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैंने जब आपको एंड बता रहा था तो मैंने एंड में बताया था कि दो कंडीशन होती है। जब एंड में मतलब कंडीशन जो भी होती है एंड में, एक कंडीशन हो चाहे दो तीन चार पांच कितनी भी कंडीशन हो, लेकिन एंड के अंदर जितनी सारी कंडीशन होंगी ना सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखो अगर मैं इसे मान लो अभी के लिए मैं 45 कर देता हूं मैं, अभी जैसे देखो इसे फॉर्मूला इवेल्युएट करता हूं मैं, तो अभी तो ये इसमें इस वाले पार्ट में जाएगा नहीं। देखो एंड वाले पार्ट में ये आया है, लेकिन मैं यहाँ पे चलो 35 और उसके बीच का एक नंबर डाल देता हूँ, मैं 42 डाल देता हूँ, ठीक है 43 डाला मैंने। अब देखो ये आपके लिए मैं करता हूँ मैं, तो देखो ये पहले ही इलिमिनेट हो जाएगा, 33 से छोटा है नहीं ये बड़ा है, तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होते ही अगले वाले पे आ जाएगा जो हमने यहाँ पे, अगर हम इफ की कंडीशन लिख रहे हैं, अगर हमारा ट्रू या फॉल्स का सिचुएशन होता है तो हम यहाँ पे फॉल्स की इनपुट देते हैं या फॉल्स वाला मैसेज देते हैं।
तो हमने एक कंडीशन ही लिख रखा है, मैसेज है तो मैसेज होता, कंडीशन है तो वो उसे रीड करेगा। मैंने आगे ही बता रखा है आपको। तो ये मेरा फॉल्स होया, फॉल्स होते ही इस वाले पे आ गया। अब यहाँ पे हमने एंड लिख रखा है, हमने लिख रखा है कि ये 33 से बड़ा होना चाहिए, और 55 लिख रखा है मैंने, गलती हो गई यार, चलो सही कर लेंगे, अभी के लिए समझ लो। ये 55 से नीचे होना चाहिए, तो हमने दिया है 43। तो 43 दिया है, तो देखो पहले वो चेक करेगा जो 33 से बड़ा है क्या। तो देखो 43 मेरा 33 से बड़ा था, तो ये मेरा ट्रू हो गया। अब इसे चेक करेगा कि जो है 43, ये O19 जो है, O19 वो 55 से नीचे हो या इक्वल हो। तो सिंपल सी बात है, 43 जो है 55 से नीचे है, तो ये भी मेरा ट्रू हो जाएगा। अब जब दोनों ट्रू हो गए, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू हैं। तो यहाँ पे ट्रू मिल गया। अब ट्रू मिलते ही यहाँ पे मुझे पास्ट का मिल जाएगा मैसेज। लेकिन ये हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब चाहो तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो इजीएस्ट लगे। इसकी भी जरूरत पड़ेगी कुछ सिचुएशन में, बताऊंगा मैं आगे वो सिचुएशन। तो देखो तीनों एक ही आउटपुट दे रहे हैं, तीनों तरीके से आपने देखे हैं। ओह सॉरी, ये आपको क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब देखो इसी में आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन सेट कर रहा मैं, थोड़ा और समझाने की मैं कोशिश करूँ मैं। चलो, रीजन है मेरा, और कह दूं मैं सेल्स है मेरा, प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं लेते हम, मैं रीजन लेता हूँ, और ठीक है, रीजन में मैं उठा लेता हूँ मैं, ये इतना उठा लिया मैंने। अब देखो इसमें आपको चीजें करनी है, और नाम उठा लेता हूँ मैं इनके। मैं टेन्योर ले लेता हूँ मैं। देखो ये आपको ना इन लोगों का इंसेंटिव देना है, ठीक है, इन्हें इंसेंटिव देने के लिए बोला गया है। अब इन्हें देखो इंसेंटिव लेने देने के लिए बोला गया है, इसमें एक क्राइटेरिया और मैं डाल देता हूं मैं, कि इनकी रेटिंग में डाल देता हूं मैं। इनकी रेटिंग डाल लो, लाइक 1 से लेके 4, ठीक है। देखो इनको इंसेंटिव देना है। अब देखो इंसेंटिव में आपको क्या क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एटलीस्ट उस लड़के का ना टेन्योर जो है, टेन्योर होना चाहिए 2 साल से, नहीं 1 साल से बड़ा, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। और सेल्स
अ, उसकी रेटिंग होनी चाहिए 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम उसे इंसेंटिव देंगे 15%। ठीक है, तो हम उसे देंगे इंसेंटिव 15%। अब हमने बोला है, देखो इसका मतलब यह है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिस लड़के ने काम किया है वो उसका टेन्योर 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए और उसकी रेटिंग 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम उसे 50% का इंसेंटिव देंगे। लेकिन हमने बोला है एक और कंडीशन है आपके साथ में कि उसकी जो टेन्योर है ना 1 से ज़्यादा है, ये तो सही है, लेकिन हम अगर 1 साल से कम भी लड़का है कोई ना, हम उसे भी देंगे इंसेंटिव, लेकिन उसकी रेटिंग ना फिर 4 होनी चाहिए, तो भी हम उसे देंगे। अब उसे हम देंगे 10%। ठीक है, तो मैं कहता हूँ दूसरा मेरा एक सेंस है कि टेन्योर अगर 1 से कम भी है ना तो भी हम दे देंगे उसे इंसेंटिव, क्योंकि उसकी रेटिंग 4 है और उसे हम इंसेंटिव देंगे 10% का, हम इसे भी इंसेंटिव दे देंगे। ये चीजें आप कल करके लाओगे, मैं बताऊं इसे, मैं चाहता हूँ आप इसे करो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे आप। आप करना इसे। देखो जो इफ वाला है ना, इसे मैं एक बार और बताऊंगा। ये जो रेटिंग वाला है ना, पास फेल वाला ना, तो इसे एक बार मैं और बताऊंगा। मैं इसे वी लुकअप के साथ भी बताऊंगा मैं। तो वी लुकअप के साथ ये बहुत आसानी से हो जाता है। जो इफ के अंदर इफ लिखा है आपने, अगर ये ऐसा कोई मान लो सीक्वेंस में है तो वी लुकअप के साथ भी हो जाएगा, एक ही वी लुकअप से हो जाएगा। आपको इसमें पता है ना एंड और यूज करना है, और एंड और बता चुका मैं, तो वो नहीं बता रहा मैं यहाँ पे। अब देखो आगे, स्मॉल एंड लार्ज फंक्शन। आपको मैक्स और मिनिमम मिन वाला फंक्शन पता होगा ना एक्सेल में। हाँ पंकज। हाँ, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर वाला सबसे मैक्सिमम कौन है, यानी मैक्सिमम के बाद दूसरे नंबर वाला टॉप वैल्यू कौन सी है, तो आप ये शायद बताना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो देखो उसीलिए हम लार्ज और स्मॉल का यूज करते हैं। देखो लार्ज फंक्शन जो होता है, जैसे इसमें से पूछ लिया जाए आपसे इसमें सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वाली वैल्यू मुझे बताओ, तो आप लार्ज लिखोगे। देखो जो एरे आ रहा है तो एरे रेंज को बोलते हैं। करो एंड देखो एरे और रेंज में माइनर सा फर्क है, मैं आपको समझा दूंगा। वैसे आप कहने को कह सकते हैं दोनों सेम होते हैं। तो आपको दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। तो आप नोटिस करोगे, देखो इसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू वैल्यू कौन सी है, 91 बता रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू ये है 98 है ना। 98 के जस्ट बाद कोई है, कोई है अगर, तो वो है 91। अगर मैं यहाँ पे 97 कर दूं तो आप देखना मेरा आंसर 97 हो जाएगा। समझे आप। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें ना मुझे ना टॉप की ना, जैसे मैं कहता हूँ सबसे बड़ी वाली वैल्यू दो, फिर दूसरी वाली सबसे बड़ी वाली वैल्यू दो, फिर तीसरी सबसे बड़ी वाली वैल्यू दो। समझे आप। मैक्स से तो आप एक ही निकालते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ टॉप के दूसरी वाली वैल्यू एंड तीसरी वाली वैल्यू दो। हाँ, तो जो के है ना उसे अब आप स्क्वायर ब्रैकेट में दोगे, सॉरी करली ब्रैकेट में दोगे। इसे हम एरे फॉर्मूला कहते हैं। आपने लार्ज लिखा और अब इसके अंदर ऐसे करोगे आप, आपको चाहिए दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी, तीसरे नंबर वाली सबसे बड़ी,
और जितनी चाहिए ना ऐसे लिखते जाओ आप यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात है, आपको याद हो मैंने एक दिन बोला था आपको कि देखो, जब हम यहाँ पे कॉमा लिखते हैं ना तो इसका मतलब है कि कॉलम में चल रहे हैं हम, यानी कि राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सेमी कोलन लगाएंगे तो इसका मतलब लाइन ब्रेक कर रहे हैं। याद है आपको मैंने एक दिन बोला था। हाँ तो देखो, अगर मैं कॉमा लगा रहा हूँ ना तो इसका मतलब ये फॉर्मूला ना नीचे नहीं जाएगा, राइट में जाएगा। अब देखो एंटर मारो, तो एंटर मारोगे तो ये मना करेगा। देखो 97 बताया इसने, और मैं इसे ड्रैग करता हूँ मैं। अच्छा सॉरी, हमने लॉक करना भूल गए यार। लॉक करो भाई, और राइट में लेके आओ। तो ध्यान से देखो, ये मेरा 97 97 दोनों जगह पे बता रहा है, जो कि गलत है मेरे लिए। अब देखो ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये एरे फॉर्मूला है। जब एरे फॉर्मूला पे आप काम करोगे ना तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारना होता है। F2 करो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारो। अब देखो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारा तब ये वर्क कर गया। और यहाँ पे देखो, एरे फॉर्मूला का मतलब होता है कि इसमें ये कर्ली ब्रैकेट लगा रहता है। देखो इक्वल से पहले कर्ली ब्रैकेट लगा है ना। और इसमें देखोगे तो नहीं लगा है, फॉर्मूला बार में देखो ये नॉर्मल है, इसमें लगा है। इस फॉर्मूले को अगर आपको नीचे के लिए ड्रैग करोगे ना तो ये नीचे के लिए सही काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉमा लगा रखा है। और एरे फॉर्मूला को आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब एडिट नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉमा लगा है ना, अगर मुझे नीचे लेके आना होता भाई तो यहाँ पे आप सेमी कोलन लगाते। तो अब इसका मतलब है कि ये लाइन ब्रेक होगा। अच्छा ऊपर हमें करना है, नीचे नहीं, सॉरी। तो देखो अब डिलीट नहीं कर पा रहा मैं, या तो फिर दोनों को ही डिलीट करो। अब नीचे लेके आऊंगा मैं, नीचे देखो सही से काम नहीं कर रहा, दोनों में 97 दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इसके लिए भी अभी भी दूसरा एलिमेंट है, इसमें जाऊंगा तब तीसरा एलिमेंट होगा। तो ये इसमें सही काम नहीं करेगा। अगर आपको इसे से सही काम करवाना है, अगर आप लाइन ब्रेक करोगे, यानी दूसरी सेल में जा रहा, दूसरे लाइन में जा रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारोगे, अब ये काम कर जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सेमी कोलन लगाया है। देखो नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा, मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब इसे ध्यान से देखना, सम करता हूँ, डायरेक्ट ले सकता था मैं। तो देखो, अब इसे मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ मैं। अब F9 नहीं प्रेस कर पा रहा ना, मैं आपको दिखाता मैं। चलो, होगा 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 भाई होगा। ये है ना फॉर्मूला इवेल्युएटर। तो देखो ध्यान से देखना फॉर्मूला इवेल्युएटर में। रुको करता, कभी और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन देखो अगर आप करोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से लिख के दिखाई देगा आपको, ये ऐसे लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, फिर 2 लिखा हुआ दिखाई देता है, फिर 3 लिखा हुआ दिखाई देता है, ऐसे। ये सेमी कोलन है, इसका मतलब है कि वो एक्सेल को ये बातें ऐसे पता लग रही कि 1 के नीचे 2 लिखा है, उसके नीचे 3 लिखा है। और अगर आप सेम लाइन में हो, अगर ये चीजें इस तरीके से लिखी होती, 1 लिखा होता, 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, एंड नाउ जब आप सम कर रहे होते तो ये चीजें उसे इस तरीके से देखने में लगती। यहाँ पे एक्सेल को आप नोटिस करते तो यहाँ पे ऐसे दिखता, 1 दिखता, कॉमा दिखता, 2 दिखता, और 3 दिखता। तो देखो अरे फार्मूला का मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्सेल में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो कि सिंगल डिमेंशन पे काम करते हैं। सिंगल डिमेंशन में अगर कहूँ तो कोई ऐसा फॉर्मूला जो एक बार में एक ही इनपुट पे वो वर्क कर सकता है। लाइक जैसे आप बोल रहे हो कि एक्सेल में आपने बोला कि इफ, आप जैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे आप दे रहे हो ना, एक
इज इक्वल टू 2 - 1, 2 - 1। तो अब इसमें क्या है, एक जो है इसके साथ टेस्ट कर रहा है कि ये दोनों कंडीशन आपस में बराबर हैं क्या, यानी वन जो है 2 - 1 के इक्वल है क्या। लेकिन मैं इसे अगर आपको ऐसे बोलूं कि एक जो है 2 - 1 और एक और कंडीशन देता हूं कि ये 5 - 4 के इक्वल है क्या, तो आप कहोगे नहीं, पहले वाले के इक्वल तो है, साथ में दूसरे वाले के भी इक्वल है ना। लेकिन नॉर्मली आप इससे दो कंडीशन नहीं टेस्ट करवा पाओगे। अगर मैं इसे कहूं कि भाई तुम मुझे टेस्ट करो कि ये वन जो है इन दोनों में से किस किस के इक्वल है, तो ये नहीं चेक कर पाएगा, ये एरर देगा आपको, नहीं कर पाएगा कभी भी। यानी ये एक्सेल का जो इफ वाला फॉर्मूला ये बना ही है, एक बार में एक ही कंडीशन को चेक करेगा, एक ही कंडीशन पे वर्क करेगा, ये नहीं कर पाएगा मल्टीपल कंडीशन या मल्टीपल रेंज पे। तो उसके लिए आप इसे इन्फोर्स करोगे, कहोगे कि ये एरे फॉर्मूला है। तो अब एरे फॉर्मूला जैसे उसे बनाओगे ना, एक कंडीशन ना कईयों के साथ काम करना शुरू कर देगा। जैसे देखो, ये यहाँ पे लिखा है आपने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, एंड अगेन आपने यहाँ पे 10 लिखे हो, ठीक है। और अब आप इसे इफ करवा रहे हो, और अब आपने इफ बोला, और अब आप बोल रहे हो कि ये क्या जो है मेरा इक्वल है क्या, किसके, 10 के। तो ये मुझे ट्रू बताए भाई। अदरवाइज ये फॉल्स बताए। देखो एरे फॉर्मूला बहुत सी जगह पे लोग नहीं बताते हैं, तो हो सकता है बहुत से लोग इससे फेमिलियर नहीं होते हैं एरे फॉर्मूला से, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा लगता है लोगों को। तो देखो, रेंज को लॉक कर लो। अच्छा एक चीज और बता दूं ना, अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हो ना, तो वो वहां पे ना एरे फॉर्मूला अपने आप ही वो एक्सेप्ट कर लेता है, आपको वहां पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं मारना पड़ता है। तो देखो अब ये जो है ना यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। अब देखो लेकिन ये अभी भी नॉर्मल फॉर्मूला है, इसकी नॉर्मल फॉर्मूला की ना हमेशा गारंटी नहीं होती कि जो एरे सिचुएशन के साथ वो सही वर्क करेगा, बहुत बार नहीं भी करता है। तो अब आप यहाँ पे अब इसे एरे फॉर्मूला बनाओगे, क्योंकि आप देखो ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारे कंडीशन है, सॉरी बहुत सारी वैल्यू है, और उसे टेस्ट करवा रहे हो 10 से, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे वो दे रहा है आउटपुट, इसका मतलब नहीं कि ये हमेशा सही देगा आउटपुट, ये इनकरेक्टली दे रहा है आउटपुट, लेकिन ये आपको आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा सही आउटपुट देगा। तो इसे आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारोगे, एंड नाउ अब आप नोटिस करोगे, अब इसे ड्रैग करो, सॉरी F2 करो और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारो। अब देखो एरे फॉर्मूला मेरा बन चुका है, सारे पे एरे बन चुका है मेरा, सब पे इसका ब्रैकेट लगा है। इसमें से एक फॉर्मूला को चाहो आप डिलीट करना ना, तो नहीं डिलीट कर सकते, ना आप एडिट कर पाओगे। अब जब भी एडिट करना होगा, आप पहले पे जाओगे, F2 करोगे, देन फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे। तो एरे फॉर्मूला के जरिए आप किसी भी वैल्यू को इन्फोर्स करवा सकते हो कि वो जो एक ही डिमेंशन पे काम करने के लिए बनी हो, वो मल्टीपल डिमेंशन पे भी काम करे, उसे आप इन्फोर्स करवा सकते हो। तो हमने लार्ज में यही किया था कि एक्चुअल में जो कंसीडर एक्सेप्ट करता है एक ही पैरामीटर को, लेकिन हम उसे इन्फोर्स करवा रहे हैं कि तुम मल्टीपल पैरामीटर को एक्सेप्ट करो। तो हमें रो या कॉलम में चाहिए, तो हम जो ब्रैकेट में दे रहे हैं यहाँ पे करली ब्रैकेट में पैरामीटर, हमें रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए, हम उसी के हिसाब से हम इसे इनपुट देंगे यहाँ पे। जैसे लार्ज है वैसे स्मॉल है। एरे फार्मूला आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, उसकी आप टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पे एक ही पैरामीटर है के, लेकिन ये एरे एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे आप अगेन राउंड ब्रैकेट में लिख दो भाई, आपको दूसरे नंबर वाला चाहिए और चौथे नंबर वाला चाहिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। हमने लॉक कर दूं, क्योंकि लॉक नहीं करोगे तो राइट में जब ये मूव करोगे तो इसका रेंज
इस टेक्स्ट पे आ जाएगा। तो जो पहली बार एरर आया था नंबर वाला एरर, उसका एरर आ जाएगा, क्योंकि नंबर पे मिन मैक्स तो हो नहीं सकता। अब एरे करना है तो उस रेंज को सेलेक्ट कर लो, फिर F2 करो, एडिट मोड में जाओ। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारो। तो ध्यान दोगे, देखो दूसरे नंबर वाली मिनिमम वैल्यू आपको 17 मिलेगी। देखो सबसे छोटी तो वैसे 12 है, 12 से छोटी जो है 17 है, ये मिल गई। फिर चौथे नंबर वाली 33। अब 17 के बाद देखो क्या है, 17 के बाद सत्रह के बाद एक अरे 17 के बाद भाई ये होगी ना 30 होगी ना, चौथे नंबर का मैंने मांगा है। तो तीसरे नंबर की ये हो गई 30, चौथे नंबर की 33.9, तो सही हमारा आंसर ना। देखो समझो, मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे और चौथे नंबर वाली सबसे छोटी वाली वैल्यू दो। तो सबसे छोटी वाली जो वैल्यू है यहाँ पे 12 है, तो दूसरे नंबर वाली 17 है, इसे पिक कर लिया इसने, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर वाली छोटी वैल्यू 30 है, इसे इग्नोर करेगा क्योंकि हमें चाहिए चौथे नंबर वाली। चौथे नंबर पे जो है 33.9, तो ये सही है। समझे ना। हम्म। तो बाकी आज के लिए इतना ही। कल सम प्रोडक्ट बता दूंगा मैं आपको, मैं सम प्रोडक्ट बताना शुरू करूंगा मैं। तो इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब कल तो आई होप कि कल मुश्किल है क्लास हो, सैटरडे को ही होगी, अब फ्राइडे को होगी। क्योंकि सम प्रोडक्ट में यही वाले फंक्शन में बार बार लाऊंगा मैं, अलग तरीके से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आगे की चीजें आपको इजीली आएंगी। ठीक है। बाकी आपको और कोई कंफ्यूजन है, पूछना है तो पूछ सकते हो आप। हाँ।